हेलो फ्रेंड्स। आज हम इग्नू के एमए के छात्रों का जो चैप्टर है एमपीएससी 001 भारत एवं विश्व के बारे में पढ़ेंगे। ये आप यहाँ से चैप्टर्स देख सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने होंगे। बाकी के चैप्टर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका पहला जो चैप्टर है वो है हमारा भारत के विश्व दृष्टिकोण। भारत के विश्व के दृष्टिकोण क्या क्या थे, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मैं एक बार बता दूं आपको कि जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसका थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसी चीज़ को इमेजिन करके भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते वक्त ये ध्यान देना होगा कि एक्चुअल में उस समय पर हुआ क्या था। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत के विश्व दृष्टिकोण, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उस पॉइंट्स को ही अगर माइंड में सेट कर लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। भारत ने आज़ादी के बाद देश के विकास हेतु मध्यम मार्ग को अपनाया, क्योंकि उस समय विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। आदर्शवाद और यथार्थवाद का सहयोग, साम्राज्यवाद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की को सम्मान, सहिष्णुता और सौहार्दता, सभी प्रकार के लोगों के समान व्यवहार, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भारत ने अपनाई थी। तो हम इसमें देखेंगे कि यथार्थवाद क्या होता है। कौटिल्य मनु मानते हैं कि राज्य की सुरक्षा, जरूरत पड़ने पर भूभाग पर आधिपत्य, समाधान के लिए युद्ध का सहारा लेना, ये सब यथार्थवाद मानते हैं। अब आदर्शवाद क्या कहते हैं कि अहिंसा, त्याग और पाप से मुक्ति। उपनिषद में अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। भारत के उपनिषद भी काफ़ी सारे लिखे गए हैं, तो उसमें हम देखेंगे यहाँ से। आत्मा की अभिव्यक्ति, सत्य की खोज, बौद्ध धर्म युद्ध और हिंसा को पाप मानते हैं। मित्रतापूर्ण कूटनीतिक संबंधों की स्थापना करना, ये सब आदर्शवाद में आते हैं। साम्राज्य के पक्ष में भारत कभी नहीं था। आज़ादी के बाद एशिया और अफ्रीका के देशों को साम्राज्यवाद के शोषण से मुक्त कराने में व्यापक रूप से मदद की भारत ने। दूसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आस्था रखता है भारत। सम्मान करो नैतिक कर्तव्य मानता है। मनु ने माना कि किसी राज्य में अन्य देश के राजदूत सुरक्षित होने चाहिए। 1971 में लाखों शरणार्थी के रूप में सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। हमारे भारत में जो युद्ध हुए थे उसमें शरणार्थी हमारे भारत में आए थे। 1980 में तमिल शरणार्थी की सत्या का भीड़ा उठाना। तो ये सब जो पॉइंट है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रति आस्था किस तरह लगता है और किस तरह से क्या क्या चीज़ें भारत ने समय समय पर करी थी। गुटनिरपेक्षता केवल विश्व में शांति स्थापना नहीं करता, बल्कि प्रजातांत्रिक विचारधारा को भी समाप्त करता है। विश्व परितत्व परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मधुर संबंध, सहयोगात्मक संबंध। अब जयपुर अधिवेशन में नस्लवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध की बात कही थी भारत ने। उसके बाद हम अपना दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आता है क्वेश्चन। पहले चैप्टर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आस्था और अंतर्राष्ट्रीय कानून किस प्रकार से थे, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय विदेश नीति के उपागम। तो उपागम में हम नव यथार्थवाद के बारे में पहले पढ़ते हैं कि नव यथार्थवाद क्या होता है। राजनीति की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जो कि सिर्फ संघर्ष ही नहीं बल्कि राज्यों के हितों के अभिसरण पर आधारित है। भारत राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। राजनीति में योजनाओं का मार्गदर्शन, प्रभुत्व एवं उपनिवेशवाद के अनुभव एवं विश्वास ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य की महत्व को बढ़ा दिया है। भारतीय विदेश नीति की यथार्थवाद मानते हैं कि चीन भारत का संभावित सैन्य प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी है। भारत की घरेलू तथा विदेश नीति प्राथमिकताओं के बीच ही ज़्यादा गहरा संबंध है। राजनीतिक सैन्य सुरक्षा से संबंधित संकीर्ण तथा सामान्य धारणा सिर्फ गति है बल्कि
प्राणी हैं। सैनिक राजनीति सुरक्षा किसी भी देश की सुरक्षा का सिर्फ एक पहलू है। पर्यावरण प्रदूषण, सीमा पर विस्थापन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जाल, अपराध तथा गैर कानूनी तरीके से पूंजी का हस्तांतरण तथा दक्षिण के क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी एवं उत्तर व दक्षिण के बीच बढ़ता आमदनी का अंतर। और हम आगे देखते हैं। शीत युद्ध के बाद तथा तेजी से हो रहे आर्थिक एकीकरण से अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्भर हो गए। पश्चिम के विकसित देशों तथा दक्षिण के विकासशील देशों के बीच बढ़ते हुए सामाजिक एवं आर्थिक तथा सभी विकासशील देशों के अंतर्गत अलग अलग वर्ग के गरीबों की विशाल जनसंख्या के बीच बढ़ता हुआ अंतर या विकासशील देशों में बहुत जनसंख्या विस्फोट तथा सीमा पार पर हो रहे अंदर विस्थापन और विश्वव्यापी पर्यावरण प्रदूषण आदि सभी समस्याओं का यथार्थवाद विचार नहीं करते हैं। अब ये आपने देखा कि जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही है, घट रही है, समाज के देश के अंदर कैसे विस्फोट मतलब विस्थापन हो रहा है, देश के बाहर कैसे विस्थापन हो रहा है, तो इसमें यथार्थवाद विचार नहीं करता। अंतर्निर्भरता आर्थिक वैश्वीकरण के पहलुओं को दिखाता है और परराष्ट्रीय आर्थिक कार्य प्रक्रिया एवं संस्थाओं का उदय दिखाता है। विश्व व्यापार, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी ताजी वंश के देश वित्त का विस्तार एवं ढांचा तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था विकसित देशों के बाजार में प्रवेश करने के लिए ऋण सहायता के लिए बढ़ती हुई राजनीति एवं सामाजिक शर्तें ला देना। औद्योगिक देशों में विशेष तौर पर अमेरिकी द्वारा विकासशील देशों पर विश्व व्यापार संगठन के मसले पर सामूहिक दबाव। 1990 के दशक में तो कई देशों का भी हो गया। अब आता है अंतर्निर्भरता व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। विदेश आर्थिक नीतियों के वित्त मंत्री का योगदान। विदेश आर्थिक नीतियों में वित्त मंत्री का योगदान। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा पॉज करके भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम चैप्टर 3 हम देखते हैं कि चैप्टर 3 में क्या है। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य और निर्धारित तत्व क्या क्या है। इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, उद्देश्य क्या थे। तो निर्धारित तत्व देख लेते हैं पहले। राष्ट्र की विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्र की संस्कृति, इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था, नागरिकों का व्यवहार, रहन सहन, परिवेश, राज्य की प्राकृतिक सीमा व संसाधन, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का योगदान होता है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, अगर ये चीज़ आती है कि भारत विदेश नीति के निर्धारित तत्व को बताइए, तो आप संस्कृति को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को एक्सप्लेन कर सकते हैं, नागरिकों का व्यवहार एक्सप्लेन कर सकते हैं, देश में रहन सहन कैसा है, प्रकृति कैसी है, संसाधन किस तरह से वो है, कि इन पॉइंटों को अगर बना देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके उद्देश्य क्या थे। आप तो भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या थे, सबसे पहले हम देखते हैं। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और बोझ सुरक्षा की वृद्धि करना। किसी भी रूप में भारत की वैदेशिक नीति राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए साथ साथ विश्व स्तर पर संयुक्त रूप से दूसरे राष्ट्रों के साथ मिलकर अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा, सभी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्वक सहयोगात्मक भावना के आधार पर संबंध करें, विश्व शांति स्थापित करना, राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करना, पराधीन राष्ट्रों को स्वतंत्र किए जाएं तथा आर्थिक क्षेत्र में उन्हें सहयोग देकर विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाए, न्याय संगत आर्थिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाए। बिल्कुल, ये जो पॉइंट 7 हैं, इसको अगर आप
4-4, 5-5 लाइनों में भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा। 10 मार्क्स का आंसर आता है। 10 मार्क्स के आंसर में आपको कम से कम 2.5 से 3 पेज लिखने हैं इग्नू के एग्ज़ाम में, जो कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ करवा रहा हूँ आपके लिए। चौथा हमारा चैप्टर है निर्णय लेने वाले संस्थान क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आता है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा रहा हूँ अभी। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में व्यापक रूप से प्रभाव डालता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में व्यापक रूप से प्रभाव डालता है। मंत्रीगण उनके परामर्श के आधार पर ही कार्य करते हैं। विदेश नीति के निर्माण में कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा कैबिनेट शामिल होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मांग लंबे समय से राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही थी, क्योंकि वे जानते थे सुरक्षा परिषद ही राष्ट्र की सुरक्षा के विषय में और विदेश नीति के निर्माण के संबंध में व्यापक सुझाव दे सकती है। 1998 में इसका निर्माण हुआ। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। दूसरा 5वां क्वेश्चन है, इसमें स्ट्रैटेजिक ग्रुप, जिसमें सेनाओं, इसमें स्ट्रैटेजिक ग्रुप भी होता है एक, जिसमें सेनाओं के प्रमुख तथा विभिन्न भागों के सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो शामिल होते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी हेड इसमें शामिल होते हैं। 6वां पॉइंट है, सुरक्षा परिषद के लिए सचिवालय की जरूरत होती है। इसका एग्जाम्पल दिखता है, कारगिल युद्ध में सुरक्षा परिषद की प्रथम बैठक बुलाई गई थी। यही चीज़, मतलब सुरक्षा परिषद जिस तरह से लोगों ने, राज्यों ने, देश ने सोचा था कि इस तरह हेल्प करेगा, उतना ये मदद कर नहीं पाया, क्योंकि इसकी बैठक भी ज़्यादा नहीं हुई और इतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ था ये, क्योंकि जब इसकी ज़रूरत पड़ी तभी इसको बुलाया गया, उसके अलावा इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। ये भारत में देखने वाली बात है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं कि निर्णय लेने वाले संस्थान में जो इम्पोर्टेंट है वो है विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय क्या करता है, कैसे करता है, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। विदेश नीति किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि विभिन्न निकायों एवं व्यक्ति की सहभागिता के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, कैबिनेट 20 में होता है, द्वारा निश्चित व अंतिम फैसला लिया जाता है। राष्ट्रीय लक्ष्यों और इसके संसाधन के बीच आपसी सहयोग के द्वारा कोई निर्णय लेना, वैदेशिक नीति के द्वारा आंतरिक व्यवहार को वाद विवाद और विचार विमर्श द्वारा बदलना। विदेश मंत्रालय की भूमिका क्या क्या है? इसका निर्माण करना बहुत कठिन होता है। यह आंतरिक नीति जैसी नहीं है। विदेश नीति संबंध में विस्तृत ज्ञान, व्यवहार और अनुभव की जरूरत होती है। मतलब ये कह रहा है कि जब हम एक देश की नीति देखते हैं और एक देश की विदेश नीति देखते हैं, तो देश की नीतियों में क्या है कि कोई भी चीज़ें, अगर जैसे महंगाई होती है तो ये क्या होता है कि जो संस्थान, सरकारी संस्थान होते हैं, वो कम रेट पे माल को ख़रीद लेते हैं और फिर वो मतलब उन्हें ज़्यादा रेट पे माल को ख़रीद लेते हैं, फिर कम रेट पे वो मार्केट में उतारते हैं। तो उससे क्या है कि मुद्रास्फीति जो है, जो महंगाई बढ़ रही है वो कम हो जाती है। तो देश की जो आंतरिक जो समस्याएं होती हैं उसके निवारण में सरकार फैसला ले सकती है और उसके निवारण भी कर सकती हैं। लेकिन जब विदेश की बात आती है तो विदेश की नीति बनाने में चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो निर्णय लेने का फैसला है या नहीं दूसरे के हिसाब से, ये भी हमें देखना पड़ता है। विदेश मंत्रालय समतया 24 प्रभागों में बटा होता है। इसमें 12 प्रदेशित प्रभाग भी होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो कि आप अपना आंसर को एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा इसके अभी 4 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। इसमें क्या है कि जब आप बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आने वाले हैं जैसा आपको मालूम भी है, तो कोशिश करिएगा कि इसको पॉइंट्स को पॉज करके आप पढ़ सकें, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। और MPSC 1 के हैं, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा करीब 17 चैप्टर्स हैं इसमें। और उन 17 चैप्टर में से अगर आप 10 भी कर लेंगे तो भी आप पूरे एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब कि आराम से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब
पूरे बुक का ही जो सार है वो भारत की विदेश नीति है। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बार बार रिपीट होंगी। तो यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट द इंटरनेशनल rules and regulations, how how a country take decisions about other relations, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए फिर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा जो कि आप तक पहुंच सके ये। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जो भी एमए के इग्नू के एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसके भी। थैंक यू।